नमस्कार। आपस की बात में आप सबका स्वागत है। और आज हमारे मेहमान हैं श्री शाजन कुमार जी। इनका अगर आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखें तो उसमें शाजन कुमार जी कहते हैं कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के एक्सपर्ट हैं, साथ में डिजिटल स्टोरी टेलर हैं। ये भारतीय पत्रकारिता में एक बड़ी नई सी चीज है और इसी ने मुझे आकर्षित किया कि मैं उनसे इस विषय पर बात करूं। तो आइए शाजन कुमार जी से बात करते हैं। शाजन कुमार जी, आपका स्वागत है आपस की बात में। नमस्कार नमस्कार। अ, सर, सबसे पहले तो आप ये समझाएं हम लोगों को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि हिंदी पत्रकारिता में या पत्रकारिता में इसका क्या महत्व है। हम अगर अपनी धरोहर और साहित्य को इसके जरिए आम जनता तक पहुंचाना चाहें तो इसमें हमको ये नई टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है। नमस्कार सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली ये होता है कि जो मशीनिंग द्वारा दिया गया दिमागी परिप्रेक्ष्य ऐसे कह सकते हैं, जो मानुषिक बुद्धिमत्ता से थोड़ा सा अलग से है, लेकिन उसके साथ ही चलता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बहुत चर्चाएं हो रहे हैं, और ये चर्चाएं मुझे लगता है बहुत अच्छे भी हैं, क्योंकि वो हमें पत्रकारिता में, साहित्य में और हर चीजों में, वैसे आजकल तो राज्यों में तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतने काफी प्रभावित हुआ है। मुझे लगता है इंडिया में भी इसका एक अंश हमें ले आना चाहिए और उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। मिशन के द्वारा जो हम करते आए हैं, कंप्यूटर्स के द्वारा जो हम करते आए हैं चीजें, जो रिपीटेटिव है, जो एक चीज है उसका कॉपी पेस्ट हो जाता है और हम उसको यूज करते हैं। और डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी हद तक बहुत बहुत मायने रखता है। और डेटा जर्नलिज्म जो आजकल पत्रकारिता में आए हुए हैं, वो सबसे ज्यादा लोगों के लिए फायदेमंद भी हो सकता है। और वर्चुअल रियलिटी के बारे में बताएं तो हर एरिया में जो है आजकल वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर आप देखे जाए तो ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो भी आप आजकल जो देखता है, फिल्मों में है, और जो ट्रेनिंग के द्वारा भी वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग करता है, उसका बहुत अच्छा तरीके से लोगों में प्रभावित होना अभी शुरू हुआ है। इसलिए ये दोनों चीजें मुझे लगता है आगे वाले दौर में बहुत काम आ सकता है, पत्रकारिता में भी और साहित्य में भी बहुत बहुत काम आ सकते हैं इसके। आपने ये बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या विजुअल मीडियम में, जैसे कि हम फिल्में देख कहते हैं या डॉक्यूमेंट्री कहते हैं, इसमें वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल हो रहा है। प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी काफी इस्तेमाल हो रहा है। क्या आप एक दो इसके उदाहरण दे सकते हैं। फिल्मों में काफी तरीके से जो वीएफएक्स का सिस्टम जो हो रहा है, विजुअल इंटरेक्शन जो होता है, उसमें हम काफी तरीके से वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप आज हाल ही में जो फिल्म आए हैं, बाहुबली जो फिल्म आए हैं, उसमें काफी तरीके से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। उसके लिए भी जो टेक्नोलॉजी जो यूज किया है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी महत्व उसमें रहा है। अभी तो लॉकडाउन हुआ है ये महामारी के वजह से। इस टाइम में सारे यूनिवर्सिटीज अपने क्लासेस ऑनलाइन में करना शुरू किया है। इस हाल में भी वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का प्रयोग हमारे क्लासरूम में भी शुरू हुआ है। अगर आप देखे जाए तो जैसे साइंस का कोई विषय है, उसका लैबोरेटरी क्लासेस हमें करना है, इसके लिए तो हम वर्चुअल रियलिटी का बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। और बच्चों के लिए खास तक लेबोरेटरी वाले क्लासेस में उनके जो परीक्षणों जो होता है, जो नॉर्मल सिचुएशन में लैब्स में होता है, वो आजकल ऑनलाइन में हो रहा है। इसलिए
मुझे लगता है कि हम पूरी तरीके से ये लॉकडाउन के वजह से, एक तरीके से लॉकडाउन के वजह से ही हम सक्षम होने का प्रारंभ तो किया हुआ है। आगे जाके मुझे लगता है कि लॉकडाउन ओपन हो या यूनिवर्सिटीज अपने कैंपसेस में शुरू हो जाएं, तब भी प्रशिक्षण के उस हिस्से में वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरूरत पड़ेगा। और मुझे लगता है सारे यूनिवर्सिटीज इसके लिए तैयार भी हो रहा है। आप इस विषय को पढ़ा भी रहे हैं नए स्टूडेंट्स को जो आगे चल के पत्रकारिता में आएंगे, डिजिटल पत्रकारिता में आएंगे, क्योंकि आप न्यू मीडिया के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं बेनेट यूनिवर्सिटी में। बच्चों को जब आप देखते हैं, और बच्चे तो उनको नहीं कहना चाहिए, नए जो युवा हैं जो लोग आएंगे इस काम को शुरू करेंगे, उनमें कितनी समझ है इस चीज की, और उनको ट्रेनिंग देने में आपको किस तरह की कठिनाई आ रही है, और टेक्नोलॉजी से वो कितना तालमेल बैठा पा रहे हैं? सर, मुझे लगता है कि आजकल का जनरेशन जो है वो पैदा ही हुआ है ये जनरेशन, टेक्नोलॉजी जनरेशन में। इसलिए हमारे लिए, बल्कि हमें तैयार होना पड़ता है एज फैकल्टीज। क्या होता है कि हमें तैयार होके आना पड़ता है, क्योंकि बच्चे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि उनके लिए तो आसान है क्वेश्चन पूछना, बिकॉज जो गूगल में जो वो उसके जवाब ढूंढ के निकाल के आते हैं और क्लासेस में पूछते हैं कि ये पता करने के लिए कि फैकल्टी को पता है या नहीं। इसलिए एज फैकल्टी हमें थोड़ा सा सतर्कता बरतना पड़ता है। और बच्चों को आई मीन ये हाल हो गया है कि टेक्नोलॉजी में वो लोग हमारे से भी आगे हैं, इसलिए पढ़ाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रहे आजकल। स्पेशली जो टेक्नोलॉजीज जो एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, ये सब आजकल सोशल मीडिया में भी बहुत ज्यादा से प्रचलित हो रहा है। इसलिए वो लोग पढ़ने के लिए उत्सुक भी है। वैसे देखा जाए तो सोशल मीडिया में, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह में तो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तरीके बहुत अपनाए गए हैं। इसलिए वो लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया हुआ है, और क्लासेस में जो सीखता है वो जाके घर पे बैठ के वो उसका इस्तेमाल करने में बहुत इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसलिए ये नया जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ाने में मुझे वैसे तो मजा आ रहा है। बच्चों को मुझे लगता है उनको भी आ रहा होगा। मेरा समझ ये तो है कि उनका रिस्पॉन्स से ये लगता है कि दूसरे दिन आके वो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो मेरे लिए भी रिसर्च करने के लिए मुझे तैयार वो कर रहा है। वैसे एक चीज है कि अभी जैसे हाल ही में गूगल और नेशनल म्यूजियम जो है, इन लोगों ने मिलके, जो नेशनल म्यूजियम के पास मिनिएचर पेंटिंग्स थी, उनकी 300 पेंटिंग निकाल के, 2 लाख में से 300 पेंटिंग निकाल के एक ऑनलाइन एग्जीबिशन करी है, जिसका कि लिंक भी मौजूद है और कई लोग उस पर जा भी रहे हैं। तो क्या इसके आप एआई और वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग मानेंगे? एक, और दूसरी बात यह है कि जो भारत के पास जिस तरीके का धरोहर है, सामाजिक धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है, और जो हमारी साहित्यिक धरोहर है, इसके इस्तेमाल में, मतलब इसके प्रसार में, कि वो लास्ट मैन इन द क्यू जिसे कहते हैं हम लोगों के यहाँ, कि आखिरी आदमी तक वो पहुंच जाए, इसके प्रसार में एआई और वर्चुअल रियलिटी कैसे हमारी मदद कर सकती है? सर, ये जो एग्जीबिशंस हो रहे हैं उनमें एआई का इस्तेमाल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, वर्चुअल रियलिटी का ज़्यादा हो रहा है। एआई का हो सकता है और भी कर सकता है इसमें, क्योंकि हर पिक्चर का जो, हर पेंटिंग का जड़ तक जाने का एक मौका लोगों को मिलना इस तरीके से संभव है। और मुझे लगता है हर म्यूजियम्स और से एग्जीबिशंस आगे जाके अपने फिजिकल फॉर्म के साथ ये भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर दिल्ली में एक एग्जीबिशन चल रहा है और से न्यूयॉर्क में बैठ के किसी को देखना है, उसके लिए तो ये बहुत बहुत मायने रखता है। और से पब्लिसिटी, द आर्ट का बिजनेस जो है, बिजनेस ऑफ आर्ट,
विल इम्प्रूव, उनके उसमें तो ना बहुत ज़्यादा फायदे होने का चांसेस है। और मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर ऐसे आए हैं विच इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो सॉफ्टवेयर आए, उसमें हम खाली पेंटिंग्स का फोटोग्राफ्स निकाल के उसको उधर डालने से फिर अपने आप ये एग्जीबिशन का फॉर्म बन जाते हैं। तो कोई भी थोड़ा बहुत प्रेसिशन के साथ जब इस काम में लग जाएं तो काफ़ी एग्जीबिशंस ऑनलाइन हम कर सकते हैं। हर म्यूजियम से इसका फायदा उठा सकते हैं। और दूसरा ये है कि साहित्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुवाद के रूप पे आ जाता है, क्योंकि अगर हमें एक भाषा में एक साहित्य है और उसको कई भाषाओं में एक साथ उसको ट्रांसलेट या अनुवाद करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा, आई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा फास्ट हो सकता है। जैसे कि आजकल जो पत्रकारिता में है, जैसे कि हिंदी में दैनिक जागरण जो करते हैं उनका एक फैक्ट चेकिंग यूनिट भी है। उनमें जो कहानियां जो वो लोग करते हैं वो 10 भाषाओं में भी उसका अनुवाद कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि गूगल ट्रांसलेट उसके इस्तेमाल से जो भी हिंदी में जो कर रहे हैं वो लोग उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हो रहा है, बाकी 10 भाषाओं में भी ट्रांसलेट हो रहा है, एक साथ हो रहा है। और आजकल रीजनल लैंग्वेजेस का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए हमारे साहित्य और उसके धरोहर को बाहर निकालने का लोगों तक, जैसे कि आपने बताया है कि लास्ट मैन इन द क्यू ऑल्सो कैन गेट द फीलिंग ऑफ इट, वो बात बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। एंड इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करना बहुत फायदेमंद रहेगा, दोनों तरीके, आई मीन लाइक तरफ से, जो प्रोड्यूसर है उनके लिए भी, जो यूजर है उनके लिए भी। सो एक तरीके से तो ये इट्स विन विन सिचुएशन बोथ साइड्स इन दैट सेंस। ये जो आप कह रहे हैं कि अगर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको लगातार उसी समय अंग्रेजी में भी ट्रांसलेट कर रही है, मलयालम में भी कर रही है, तमिल में भी कर रही है, बांग्ला में भी कर रही है, गुजराती में भी कर रही है, लेकिन इस ट्रांसलेशन की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, और उसमें हाँ अभी सुधार होना है? बिल्कुल सर, इसमें क्या हो रहा है कि वो कोई कॉन्टेक्स्ट का इश्यू होता है कि जो भी आप हम बता रहे हैं किसी वार्ता को भी लेके या से आर्ट्स को लेके या लिटरेचर को लेके जो भी हो रहा है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है जो मिशन इतना समझने में इतना सक्षम नहीं होता। तो क्या हो रहा है कि इन सब ट्रांसलेशन में एक थर्ड आई, पर्सनल ह्यूमन आई का जरूरत पड़ता है। तो एक काम ये मशीन्स कर रहे हैं जो ट्रांसलेशन का वो फिजिकल ट्रांसलेशन सो जो एफर्ट है ना सर, वो कम हो रहा है, लेकिन उसके गुणवत्ता के लिए आदमी का आंख ही उसमें वो गुणवत्ता ला सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी मायने में इतना परफेक्ट नहीं हो सकता सर। वो आर्ट जो है, क्रिएटिविटी जो है, वो जो इंसान में जो होता है वो गुणवत्ता मशीन में कभी नहीं आ सकता। मशीन भी जो ये प्रोग्राम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो रहा है, किसी एक ने बैठ के, एक प्रोग्रामर ने बैठ के किया हुआ है। तो उनका जो ट्रेनिंग जो मशीन को जो हम दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग के अनुसार वो वापस दे रहा है। जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसी का आउटपुट आ रहा है। जब अच्छा डाटा देगा तो अच्छा उसका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ह्यूमन इंटरेस्ट ऐसा नहीं है। जो हम देखते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट में ये जो फिट नहीं बैठता, तो हम उसको अपने वो कॉन्टेक्स्ट को फिट करने के लिए करेक्शन जो करते हैं। जो करेक्शंस है वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही हैंडल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस को थोड़ा बहुत फास्ट करने के लिए भी मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकता है। लेकिन पूरे तरीके से जैसे आप पूछ रहे हैं कि उसका गुणवत्ता का बारे में बताएं, तो गुणवत्ता में अभी भी मुझे लगता है कि
से 80% तक हो सकता है गुणवत्ता हम मान सकते हैं, लेकिन जो 20% जो गुणवत्ता हमें लाना है उस चीज में, वो तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ही कर सकते हैं। अभी तक का हाल ये है, आगे जाके हो सकता है 90% तक हो सकता है, लेकिन फिर भी सर वो 10% जो है ह्यूमन इंटरव्यू तो जरूरी है। Without a human brain, I think there is no use of artificial brain in that sense, artificial intelligence. अकेले रह नहीं सकते सर। आपसे एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण पूछने का इसी से आपके जवाब से सवाल निकला, वो ये कि आपने कहा कि एक इंजीनियर होता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एल्गोरिथम बनाता है और उसी से फिर वो ट्रांसलेशन होता है। तो आपको क्या नहीं लगता कि जो इंजीनियर है, अगर उसकी थोड़ी सी ग्राउंडिंग साहित्य में और संस्कृति में हो, मतलब उसको इलेक्टिव की तरह कभी साहित्य पढ़ाया गया हो और उसकी वो सेंसिटिविटी हो, तो वो बेहतर एल्गोरिथम बना पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो अगर मुझे लगता है कि वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज में ये बात चल रहा है आजकल, और लिबरल आर्ट्स करके एक सब्जेक्ट उभर के आया हुआ है जहाँ पे हम सारे जो सब्जेक्ट्स है इकट्ठा करके जिसको जो भी पसंद है वो सेलेक्ट करके पढ़ने का एक मौका से स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है आजकल। मुझे लगता है इंजीनियर जो बनने जा रहे हैं उनमें भी थोड़ा बहुत तो साहित्य का या रुचि रहता है, संगीत का रुचि रहता है, कोई भी जो चीज उनका अपना रुचि जो रहता है उस वो चीज आगे जाके मुझे लगता है सिलेबस में लाना चाहिए। ऐसे लाएंगे तो जो न्यू जनरेशन जॉब प्रोफाइल्स जो निकल आ रहे हैं इंजीनियर्स को, जो साहित्य में जाके ट्रांसलेशन में काम करने का मौका मिल रहा है, उनके लिए बहुत फायदे रहेंगे अगर वो थोड़ा बहुत सी प्रैक्टिकल चीज के साथ जो जो थियोरी, जो ग्रामर है, ये जो सब लैंग्वेज का इश्यूज है उसको भी सीखे तो बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि जो साहित्यकार, जो नए साहित्यकार बनने जा रहे हैं वो थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग भी सीखे। the other way also, it is not that why should engineers learn literature, जो लिटरेचर पढ़ने वाला है जो इंजीनियरिंग क्यों नहीं सीख सकते? अगर वो भी ऐसे करें तो मुझे लगता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का जो फील्ड में जो भी आ रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद रहेंगे। एक सवाल और आता है, वो ये कि एक तरफ प्योर टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी की, और दूसरी तरफ प्योर क्रिएटिविटी है कि आदमी कुछ पेंट कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कविताएं सोच रहा है, फिल्म का स्क्रिप्ट सोच रहा है। इन दोनों को जोड़ने का जो काम होता है, जब आपने देखा होगा कि जब इन दोनों को, इसमें अभी एज ऑन डेट क्या क्या कठिनाइयां आ रही हैं? एक सिंपल सा चीज है कि सर ये अवेयरनेस का इश्यू है सर, क्योंकि जो साहित्य में जा रहे हैं वो लोग सोचते हैं कि इंजीनियरिंग बहुत कठिन जो सब्जेक्ट है, मेरे से नहीं हो पाएगा काइंड ऑफ थिंग। अदर वे ऑल्सो जो इंजीनियर बनने जा रहे हैं वो सोचता है कि साहित्य थोड़ा सा अलग से है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि वो जो चीज में जो मेरे से नहीं हो पाएगा वो चीज अभी हटना चाहिए। सबसे सब कुछ हो सकता है, ये एक थोड़ा सा कोशिश का एक कमी है। कोई भी कुछ भी कर सकते हैं आजकल के जमाने में। ऐसा नहीं है कि कंपार्टमेंटलाइज करके सो जो है इंजीनियरिंग के काम ही करें, जो डॉक्टर बना है वो डॉक्टरी करे, ऐसे नहीं हो रहे ना। पहले से ही ऐसे मैंने देखा है कि काफी लोग जो आईएएस पोस्ट में जो आते हैं हर जगह से आते हैं, इंजीनियर्स आ रहे हैं उधर, डॉक्टर्स आ रहे हैं उधर, आर्किटेक्ट्स आ रहे हैं उधर, और उसके बाद वो लोग जो कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं। जब वो लोग ऐसे कर सकते हैं तो मुझे लगता है बाकी जो फील्ड्स में भी उसका एक पॉसिबिलिटी है सर। तो इसीलिए जो थोड़ा बहुत वो अवेयरनेस आना चाहिए लोगों में, क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ लिटरेचर भी हो सकता है, आर्ट भी हो सकता है, एंड वी कैन मर्ज एवरीथिंग। द नेक्स्ट जनरेशन जो आ रहा है सर वो इट्स गोइंग टू बी लाइक से
जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो कहते आए हैं पहले से ही, वो ऐसे लोगों का, मल्टी स्किल्ड लोगों का जरूरत हमें नेक्स्ट जनरेशन में बहुत चाहिए. So it's basically going to be a merging of all the arts, science, business, everything will be together. वो ऐसे कुछ आने का संभावना मुझे लग रहा है सर. आजकल वैसे भी एकेडमिया में एक टर्म यूज होने लगा है मल्टी डिसिप्लिनरी, कि अलग अलग चीजों को, अलग अलग विधाओं को जोड़ के पढ़ने का एक नया तरीका निकल रहा है. आप चूंकि नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं न्यू मीडिया के लिए, तो क्या आपको अपने हर साल जो नया बैच आता है उसमें क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो नई पीढ़ी आ रही है वो इस नई चुनौती के लिए, जहाँ पे कि साइंस को आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स से जोड़ना, कॉमर्स को जो है वो साइंस से जोड़ना, और तीनों को जोड़ के एक नई विधा खड़ी करना, क्या वो इसके लिए तैयार है? क्या उसमें ये क्षमता है? और उसने अगर ऐसा कुछ किया है या उसमें कोई कमी है या चुनौती है, उसके बारे में कुछ बताइए हमें. सर ये क्वेश्चन तो बहुत रिलेवेंट है अभी के लिए, बिकॉज हम उस तरफ तक जाने का कोशिश कर रहे हैं. मुझे लगता है बच्चों में वो क्षमता है, वो लोग कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे जाके, जैसे कि एक सिचुएशन जो हम आए हैं, लॉकडाउन का सिचुएशन आए हैं, काफी लोगों का नौकरियां गए हैं, और काफी लोग अपना पढ़ाई भी रुक गया है, फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है लेकिन एडमिशन भी मिला है, फिर भी उनको जाने का मौका नहीं मिल रहा है. सो एक तरीके से लोग ये समझ में लाने का कोशिश कर रहे हैं आजकल कि हमें हट के भी जो हम काम करते आए हैं, जैसे कि काफी जर्नलिस्ट है जो आजकल से दे आर say somewhat above 45 and all, and have not learned anything new. वो लोग, काफी लोग मेरे दोस्त लोग भी है, मुझसे मशवरा भी किया है कि आगे जाके डिजिटल में क्या करेंगे, क्योंकि वो लोग डिजिटल में कभी हाथ नहीं लगाया है, लेकिन अभी जो हाल आया है कि उनको लग रहा है कि जब तक आप डिजिटल में हाथ नहीं लगाएंगे, दूसरे नौकरी का ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं, प्रिंट में कम हो गया है, इसीलिए डिजिटल में जाने का कोशिश कर रहे हैं. सो दे आर ऑल्सो लाइक गेटिंग इनटू दिस, लाइक इवन आफ्टर से द एज लेवल ऑफ 45, लोग सीखने शुरू कर दिया है, नए तरीके सीखने शुरू कर दिए हैं. जो पहले से कभी कंप्यूटर लैपटॉप में हाथ लगाने में विमुखता दिखाए, वो लोग आजकल कंप्यूटर लैपटॉप खोल के बैठा हुआ है. और काफी हद तक लोग जब करना शुरू कर दिया है ना सर, लोग कह रहे हैं कि ये इतना ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, हम कर सकते थे, पहले ही कर सकते थे, लेकिन हमने कोशिश नहीं किया इसलिए नहीं कर पाया है. एंड मेनी ऑफ दम आर से लर्निंग इट फास्ट. जो 20 साल पहले जो कंप्यूटर देखा है और उसके बाद उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लिखने का है, रिपोर्टर बन गया है, एंड दे नेवर हैव I mean tried some other programs other than word टाइप करने के लिए यूज करता था, लेकिन उसके आगे जाके कुछ नहीं किया है. लेकिन आजकल वो लोग कंप्यूटर में CMS सीखा है, फोटो एडिटिंग सीखा है, वीडियो एडिटिंग सीख रहा है, सब कुछ सीख रहा है. जब सीखना शुरू कर दिया, उनको लग रहा है कि अभी ये काफी साल पहले ही करना चाहिए थे, हमने देर कर दिया. But now the new generation is learning it from the day from the universities, and आजकल सारे यूनिवर्सिटीज बच्चों को ऐसे इंडस्ट्री रेडी करके निकाल रहा है. पुराने वो तरीके जो से इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप लेके सो ट्रेनी बन के रहना वगैरह, मुझे लगता है कि अगले 5 साल में वो कम हो जाएगा. यूनिवर्सिटी से ही बच्चे तैयार होके आएगा. From the next day when they join a job, they can start working. दूसरे दिन से ही वो काम करना शुरू कर देते हैं. इसमें दो तरीके से फायदा होता है. एक तो बच्चे कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एक दूसरे तो जो नौकरियां दे रहे हैं, जो इंडस्ट्रीज में जो पब्लिशर्स है, उनके लिए भी फायदा है. दे डोंट हैव टू स्पेंड दैट 6 months फॉर ट्रेनिंग. तो बोथ साइड से वो फायदे हो रहे हैं. मुझे लगता है कि वो दैट मिंकलिंग ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट्स विल रियली मेक पीपल वर्क वेल.
ये मेरा माइंड। एक आखिरी सवाल शाहजहां कुमार जी, वो ये कि एआई और वीआर का इस्तेमाल वेस्ट में हमसे थोड़ा सा पहले शुरू हुआ, 3-4 साल शायद पहले से शुरू हुआ होगा, और अब हमारे यहाँ उनके जो जिसको कहते हैं प्रोसेसेस, आजकल एक वर्ड बड़ा इस्तेमाल होता है, तो उनके जो रेगुलेशंस हैं, प्रोसेसेस हैं और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनमें और हमारे यहाँ के जो विकास का रास्ता है, उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? हम ऐसा क्या है उनसे सीख सकते हैं और ऐसा क्या है जो उन्हें सिखा सकते हैं? सर, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हर रीजन के हिसाब से वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन उनके जो अच्छे चीज़ें हैं जैसे कि डेडलाइन, मेंटेनिंग द डेडलाइन एंड द प्रोसेस ऑफ स्पीड वगैरह, जो उन लोगों ने प्रयोग में लाया है और उसका एक तरीके से दे हैव प्रूव्ड इट वर्क्स, ये काम कर सकते हैं, वो सब हम ले आ सकते हैं। इवन भारत में भी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो है वो इसमें विश्वास भी रखते हैं, वो मान भी लेते हैं कि ऐसे इंडिया में भी होना चाहिए। जो अपने तरीके से जो भी करना चाहता है उसमें एक पहलू ये है कि जो अवेयरनेस बढ़ाने का यूनिवर्सिटियों से शुरू होके, मे बी ये स्कूलों से शुरू करना चाहिए और यूनिवर्सिटी में इसको ज़्यादा बढ़ावत भी देना चाहिए। और जो सिस्टम्स, जो मैकेनिकल थिंग्स ऑल्सो, सॉफ्टवेयर जो है, ये सब अपने ही युवाओं को मौका देना चाहिए कि वो लोग वो डेवलप करें और आगे इस्तेमाल करने का मौका। मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटीज में से जो निकलते हैं इंजीनियर्स निकलते हैं, उनको राष्ट्र के लिए भी कुछ टाइम निकालना चाहिए और मे बी ईयर और 2 वर्क फॉर द गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स इन दैट सेंस, कहीं सरकार के लिए भी काम करें और उनका जो सिस्टम्स में बदलाव लाएं, और इस बदलाव से उन्हीं को ही, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही फायदा होगा, क्योंकि आगे जाके जो नौकरियां निकलेगा वो गवर्नमेंट सेक्टर में भी ज्यादा निकल सकते हैं और उसमें वो हाथ बढ़ा भी सकते हैं। इसलिए जो अमेरिका जैसे जगहों में जो अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी वगैरह का इस्तेमाल जो हो रहा है, उतना तक हम पहुंचे नहीं है, लेकिन हम भी पहुंचेंगे सर, क्योंकि हमारे युवकों में इतना हिम्मत है और प्रभाव भी आजकल आया हुआ है कि वो लोग सब कुछ करने के लिए तैयार ही बैठा है। अब हमें उनको एक मौका देना चाहिए। वो एक मौका मुझे लगता है कि हमारे सरकार भी देने के लिए तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद शाहजहां कुमार जी, आप आए, आपने एक ऐसे विषय पर जो कि नया उभर रहा है उस पे हमारे दर्शकों को जानकारी दी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जिस तरह से नई पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वीआर के इस्तेमाल में, इसका हमारे समाज को बहुत बहुत फायदा मिलेगा। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस।